I can say, to my perception, that we are going to have the first Chief Minister of Jammu and Kashmir Union Territory after these elections. That Chief Minister will become Chief Minister of Jammu and Kashmir State also. That is another thing. But what I'm looking as a political analyst right now is that Jammu and Kashmir Union Territory will be having first Chief Minister, and to my understanding, the first Chief Minister of Jammu and Kashmir Union Territory is going to be non-Kashmiri speaking. डिलिमिटेशन कमीशन ने काम तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन कश्मीर घाटी के बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन दलों ने ये कहा था कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी डिलिमिटेशन कमीशन को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, क्योंकि हमने उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा है और उसी एक्ट के तहत ये डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो क्या संवैधानिक तौर पर ये सही होगा कि हम उस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाकर अपनी बात रखें जिस डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन उसके बाद 24 जून 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी आश्वस्त किया उन्हें कि आप डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में हिस्सा लें, चुनावों में हिस्सा लें और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। ये सब बातें होने के बाद गुपकार अलायंस भिन्न भिन्न तरीके से बात करना शुरू हो गया। हालांकि मीटिंग गुपकार अलायंस की हुई, एक प्रेस नोट भी इशू हुआ, लेकिन उस प्रेस नोट के इशू होने के बाद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ और दलों ने डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात नहीं की। लेकिन कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने पीछे हुए DDC के चुनाव में जम्मू में भी वोट लिया था, कश्मीर में भी उन्हें भारी वोट मिला था, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाकर अपनी बात रखी। जम्मू में भी और कश्मीर में भी स्वर अलग अलग थे, लेकिन बात रखी। भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन चुकी है। जहां जम्मू संभाग में 25 सीटें जम्मू संभाग ने भारतीय जनता पार्टी को दी थी, कश्मीर संभाग में भी आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी का ये क्लेम है कि हम वहां पर भी अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक जो इम्पोर्टेंस है वहां पर वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सत्य क्या है? क्या वाकई कश्मीर घाटी में भाजपा है? और डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष बीजेपी ने जो कुछ कहा, उस पर उन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, आप संविधान के जानकार हैं, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने पढ़ा है, आप उसको भी अच्छे से भली भांति जानते हैं, तो आपकी पार्टी के UT अध्यक्ष कहते हैं कि जी 8 सीटें डीफ्रीज कर दीजिए, आपने जो POK के लिए रिजर्व रखी हैं सीट्स, जबकि बिल में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपकी डिलिमिटेशन जो है वो 90 सीटों तक सीमित है, उसके आगे आपको कोई काम नहीं करना, परिसीमन आयोग को कोई काम नहीं करना। तो ये 8 सीटों को लेकर ये जो आपने ये हवाई है या ये वाकई इसमें कोई मतलब इज देयर समथिंग बिहाइंड दिस? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन को पहले समझना ज़रूरी है। डिलिमिटेशन कमीशन 2 तरह से रिकमेंडेशन अपनी दे सकता है। एक तो डिलिमिटेशन कमीशन उस दायरे में रिकमेंडेशन दे सकता है जो कि लीगल फ्रेमवर्क के बीच में जिसमें उसको काम करना है। वो हो गया 90 सीटों के बारे में, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी क्लियर था, डिलिमिटेशन कमीशन ने भी क्लियर कर दिया कि हमारा कंसर्न तो 90 सीट का है, 90 सीट के आगे का कंसर्न हमारा नहीं है। एक तो काम जॉब डिलिमिटेशन कमीशन का है कि उस 90 सीटों का परिसीमन करना, उसको डिलिमिट करना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उसका फैलाव कितना होगा, कितने लोगों में वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, वो रिज़र्व होगी या नॉन रिज़र्व होगी, अगर रिज़र्व होगी तो SC रिज़र्व होगी, ST रिज़र्व होगी, रोटेशन से होगी। ये काम तो उसका 90 सीटों के बीच में उसमें भी एक राइडर ज़रूर है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन 90 सीटों के बाद भी जो है उसका वेट है, उसको यू कैन लूज साइट ऑफ दैट। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन, जिसका ये काम है कि एक रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव एंटिटी बनाना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में,
तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने दो बातें की। इनफैक्ट आप एक बात का जिक्र करते हो, मैं दोनों ही बातों का जिक्र करता हूँ। दो बातें की। उससे पहले एक आप बैकग्राउंड में ज़रूर ये रखिए अपने बैक ऑफ योर माइंड कि आर्टिकल 239A जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करता है, जो पौंडीचेरी मॉडल है। उस आर्टिकल 239A में ये प्रोवाइड किया गया है कि लेजिस्लेटर्स, MLA जो होने वाले हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शन से आए, वो बाई वे ऑफ नॉमिनेशन भी आ सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने दो बातें की। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि एक तो आप जो एथनिक ग्रुप्स हैं जिनके लिए शायद इलेक्शन लड़के जीत के आना असेंबली में जो है वो मुश्किल है बदले हुए हालात में, 1990 के बाद के हालात में, एक तो आप उनको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर देने के लिए कुछ सीटें जो हैं उनके लिए रिजर्व कर दीजिए। तो वो सीटें उन एथनिक ग्रुप्स के लिए रिजर्व की जाएं ताकि वो अपनी बात कहने के लिए असेंबली में बैठें, जैसे एंग्लो इंडियन के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रावधान है। अब ये काम जो है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ये काम डिलिमिटेशन कमीशन का नहीं है। इसमें भी रिजर्वेशन करने के लिए आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बदलाव की ज़रूरत है जो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। लेकिन 90 सीटों के बारे में फैसला तो डिलिमिटेशन कमीशन ने करना है। अब अगर आप फैसला करते हो और आपको लगता है कि, जैसे मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि जैसे कश्मीरी पंडित समाज है कि पहले इनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी, इनके इलेक्ट होके भी आते थे, इलेक्टोरेट से भी लेजिस्लेटर्स, बदले हुए हालात में वो मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जोग्राफिकली कहीं और है, लोग कहीं और हैं, विस्थापित है। तो इनके लिए अगर डिलिमिटेशन कमीशन को लगता है कि 90 में से 3 सीटें 4 सीटें जो हैं वो कश्मीरी पंडित समाज के लिए हम छोड़ दें, वो बाई वे ऑफ नॉमिनेशन 3 जो 297A में आएगा वो एक हिस्सा हो सकता है, या आप कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दीजिए जिसमें सिर्फ वही कंटेस्ट कर सकते हैं, वो दूसरा हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन नॉमिनेशन का प्रावधान तो है ही। तो उस केस में ये होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो डिलिमिटेशन करते टाइम 90 सीटों की जगह जो है वो 86-87 सीटों की डिलिमिटेशन करके 3 सीटें छोड़ देंगे नॉमिनेशन के लिए। ऐसे ही पहाड़ी स्पीकिंग जो हमारे लोग हैं, अब उनके लिए भी चुन के आना जो है मुश्किल होगा, तो उनके लिए भी प्रावधान हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एथनिक ग्रुप है कि जिनको अगर आपने इंसाफ देना है तो उनको लेजिस्लेटर में बिठाना ही पड़ेगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन कमीशन से ये बात की कि आप इनके बारे में भी एक डेफिनेट सोच बनाइए, फिर उस सोच बनाने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन कैन मेक ए रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट कि इनमें प्रावधान रखना चाहिए इनके रिजर्वेशन के लिए, और हमारे हिसाब से इसमें 3-4 सीटें जो है इनको भी मिलनी चाहिए। ये किया जा सकता है, ये ऐसी बात नहीं है जो नहीं की जा सकती। सो रिकमेंडेशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इज वन प्रोसेस कि जिसको भारतीय जनता पार्टी एड्रेस कर रहा था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि POJK की 24 सीट्स जो है आपने फ्रीज की हैं। 25 होती थी, एक मेंढर वाली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो उस टाइम पे था उसमें तरमीम करके एक सीट को जो है वो शिफ्ट किया गया, डीफ्रीज किया गया और मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की। हमारा ये मानना है कि जब POJK में एटलीस्ट 1/3 पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में शिफ्ट कर गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी किससे होती है? क्या MLA का काम जो है वो ज़मीन को रिप्रेजेंट करना है या उसका काम लोगों को रिप्रेजेंट करना है? भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि जो MLA बनेगा वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जो उस ज़मीन पे रहते हैं। वो ज़मीन के बारे में भी बात होगी, उस एरिया के बारे में भी बात होगी, लेकिन उन लोगों के कंसर्न्स, उन लोगों के राइट्स, उन लोगों की लाइबिलिटीज़, वो लोग कैसे सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, उन लोगों की डेवलपमेंट कैसे करनी है। जगह की डेवलपमेंट जो है वन इशू, लोगों की डेवलपमेंट करनी है, ये बड़े इशू हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जब 1/3 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन POJK से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, तो उन लोगों को आपको लेजिस्लेटर में बैठने का राइट जो है वो देना चाहिए। और आज के हालात में अगर एटलीस्ट 1/3 सीट्स, मैं तो शायद कहूँगा कि 1/2 होनी चाहिए, क्योंकि बदली हुई परिस्थिति में जो है हमको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की अलग होगी और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन गई, और जब ये 24 सीटें फ्रीज थी तो उस 24 सीटों में लद्दाख का वो रीजन भी आता था जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है। आज ये 24 सीटें जो हैं ये लद्दाख के रीजन के लिए नहीं है, ये क्लियर कर दूँ। ये 24 सीटें जो हैं अब वो POJK का वो एरिया है माइनस लद्दाख। तो ये 24 सीटें जो हैं अब इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1/3 की बजाय ज़्यादा होगी, क्योंकि अब अगर आप काउंट करेंगे कि कितने लोग शिफ्ट होकर जम्मू कश्मीर में आए तो आपको लोग ज़्यादा दिखेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंट किया डिलिमिटेशन कमीशन को कि अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हो कि पीओजेके से आए हुए जो विस्थापित है, ये डिस्प्लेस पर्सन है, उनको लेजिस्लेटर में बैठने का राइट है ताकि वो अपने एरियाज के बारे में, अपनी कम्युनिटीज के बारे में, अपने एथनिक ग्रुप के बारे में बात कर सके, अपनी कम्युनिटी को आगे कैसे लेके जाना है उसके बारे में बात कर सके, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस कम्युनिटी के लिए, इस एथनिक ग्रुप के लिए, इस पॉपुलेशन के लिए हमारे को जो आपने फ्रीज की हुई हैं 24 सीटें, उस 24 सीटों में से कम 1/3 और या 1/2 मतलब या 8 से लेके 12 सीटों तक जो है आप उन सीटों को डिफ्रीज करिए। और जब आप उस सीटों को डिफ्रीज करते हो तो क्योंकि अब आप पे पॉटिचरी मॉडल अप्लाई करता है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन आल्सो, देयर कैन बी डायरेक्ट इलेक्शन आल्सो, वी आर नॉट अवर्स टू दैट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नॉमिनेशन आल्सो। सो आप जब डिफ्रीज करके उन सीटों के ऊपर आपको अगर ये लगता है कि डिफ्रीजिंग करने से लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, इन लोगों में जो वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पे आए हैं, तो फिर आपको रिकमेंड करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर बनाने के लिए इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। जब डील देखिए, अगर हम बात करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी बात जाती है या दिल्ली में हमारी बात जाती है, ये बात कोई और पॉलिटिकल पार्टी करेगी, और ये बात अगर डिलिमिटेशन कमीशन से होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दोनों में फ़र्क है। वेट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन का ज़्यादा होगा। वी वर एड्रेसिंग द कंसर्न कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन इस तरह की रिकमेंडेशन कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सीटें जो हैं डिफ्रीज होनी चाहिए, करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, करवाई पार्लियामेंट के थ्रू ही होगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं करना है, दिस वी आल्सो अंडरस्टैंड। जो कानून हमको सिखाना चाहते हैं उस कानून को हमने भी पढ़ा है, हम भी जानते हैं, लेकिन शायद उन्होंने ये कानून नहीं पढ़ा कि डिलिमिटेशन कमीशन की पावर रिकमेंडेशन की होती है, और डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी तो उससे पार्लियामेंट के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे इस इशू के ऊपर। वी वर एड्रेसिंग दैट कंसर्न। जब प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की ये कहते हैं कि हमने बात की कि डिफ्रीज करो 8 सीटों को पीओजेके के लिए, ही इज़ नॉट रॉन्ग, ही इज़ एक्चुअली राइट, ही इज़ डूइंग द राइट थिंग इन चीज़ों को बात करने के लिए, उठाने के लिए मुद्दा। और आने वाले दिनों में अगर ये प्रावधान बनता है तो मुझे लगता है कि वो किसी पार्टी के भी हों, वो किसी तरीके से भी आए, वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन पहली बार 1947 के बाद पहली बार ये होगा कि जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से को राइट मिलेगा जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर में बैठने का। वो मुजफ्फराबाद का आदमी जो है वो भी बैठेगा असेंबली में, वो मीरपुर का आदमी भी बैठेगा, वो बाकी जो एरियाज हैं उनके आदमी भी बैठेंगे। सर आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जज्बात अपनी जगह और आप चाहते क्या हैं वो अपनी जगह, लेकिन संवैधानिक तौर पर क्या हमें पूरे देश भर से कहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती है जहां पर आप 8 से 12 सीटें एक मखसूस आबादी के लिए जो है रख दें, और दूसरी चीज़ ये कि 12 सीटें रिज़र्व करने के बाद, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, बाकी लोग आपसे पूछेंगे कि जी आपने 80,000 पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई और अब आप कह रहे हैं कि इतनी आबादी को अब 12 सीटें जो हैं उनके लिए रिज़र्व करें। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जज्बात अपनी जगह, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या संविधान आपको धर्म के आधार पर आपको इजाज़त देगा कि आप सीटें लोगों के लिए रिज़र्व करें? क्योंकि जो आप बात कर रहे हो साफ तौर पे ये कल यही कहा जाएगा कि धर्म के आधार पर जो है कहा जा रहा है कि सीटें रिज़र्व करें। ठीक है, मैं आपकी बात को क्लियर करता हूँ, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं। जब आपने ये डिसाइड किया कि पीओजेके के लिए आपको 25 सीटें रखनी हैं जो आज 24 है, तो किस आधार पे कहा था? वो को तो धर्म के आधार पे नहीं था। आपने ये कहा कि पीओजेके की कुल आबादी के हिसाब से जो आपने कंपेयर किया, जो अगर आप उस टाइम पे देखेंगे तो कुल आबादी को कंपेयर किया गया, जम्मू कश्मीर में कितनी आबादी है और पीओजेके में कितनी आबादी रह गई, तो उसके हिसाब से डिसाइड हुआ कि 24 या 25 सीटें जो है उनको दी जाएंगी और बाकी सीटें जो है यहाँ के लिए क्रिएट की जाती। 75 और 25 था जब शुरू हुआ। तो आधार क्या था? नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो पीओजेके से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आए, जो डिस्प्लेस होकर जम्मू कश्मीर में आए, अगर वो दंगे जो उस टाइम पे हुए, अगर आप उसकी रियलिटी को समझने की कोशिश करें, और एक धर्म विशेष के लोग ही यहाँ पे शिफ्ट हुए, राइट क्रिएट करने की बात उन लोगों में हो रही है जो पीओजेके से शिफ्ट होकर जम्मू कश्मीर में आए।
तो उसमें आधार धर्म नहीं है, आधार उनकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक। दूसरी बात, कश्मीरी पंडित भी आपसे ये कहेंगे कि जी मैं आपकी बात समझ के उसको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात, आपने ये कहा कि क्या इसका कोई पैरेलल मिलता है। हमको पैरेलल ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम तो जम्मू कश्मीर में से ही पैरेलल उठाएंगे। जब 24 सीटें फ्रीज की जाती हैं तो क्या आपको कहीं और पूरे हिंदुस्तान में पैरेलल दिखता है इसका कि कहीं पे सीटें जो हैं वो फ्रीज की जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन के लिए? कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमारा एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जा में है। उस हिस्सा के बारे में हम कहते हैं कि ये हमारा लाफुल एरिया है और हम उनके लोगों को भी राइट देना चाहते हैं। तो जब आपने फ्रीज ही इसलिए किया था कि उन लोगों को राइट देना है, और जिनको आप राइट देना चाहते हो उसकी 1/3 पॉपुलेशन उठ के जो है जम्मू कश्मीर में इस हिस्सा में आके आई बैठी है, तो आप उनको राइट डिनाई कैसे कर सकते हो? तीसरी बात कि धर्म आधार नहीं है। अगर आपको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर बनाना है जम्मू कश्मीर की, पर ये एथनिक ट्राइब तो नहीं है, जितने भी ये लोग हैं ये कोई एक पर्टिकुलर एथनिक ट्राइब नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि 40 लाख के करीब इस समय आबादी जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है। 40 लाख आबादी के लिए आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें होनी चाहिए? आप 8 अगर उसमें से निकाल लेते हैं या 12 निकाल लेते हैं, तो क्या 12 सीटें 40 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट करेंगी? देखिए, आपने जब सीटों का फ्रीजिंग की थी तो उस टाइम पे आधार क्या था कि उस टाइम की पॉपुलेशन, हाँ बिल्कुल, उस टाइम की पॉपुलेशन, और उस टाइम की पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो जम्मू कश्मीर में आ गया था। 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद ये 1/3 से ऊपर चला गया। तो आपके यू हैव टू रिलेट बैक टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने सीटें क्रिएट की थी। आबादी वहाँ पे बड़ी है और आबादी यहाँ पे भी बड़ी है। पीओजेके में अगर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लोगों को जानबूझ के वहाँ पे बसाया गया ताकि उनका वो एंटिटी जो है वो ख़त्म की जा सके, वो एक अलग बात है। उस पॉपुलेशन की इंक्रीज को आप काउंट नहीं करते हो, बल्तिस्तान में किया गया उसको आप काउंट नहीं करते हो। दूसरी बात यह है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर हमको बनाना है, पहली बार जम्मू कश्मीर में आपने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है जिसको 70 साल से आपने कंसिडर नहीं किया, और एक ट्रू लेजिस्लेचर आप बनाना चाहते हो जिसमें सभी हिस्सों को जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, तो फिर आपको शायद ये काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई गुजारा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इससे कोई लूप साइडेड इमेज बन जाए कि इसमें आप कोई अनड्यू बेनिफिट किसी को दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप अगर आप, मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि पार्लियामेंट में देखो तो एंग्लो इंडियन कितने हैं, बट हमने प्रावधान रखा है कि बाई वे ऑफ नॉमिनेशन जो है उनका मेंबर जो है हम पार्लियामेंट में लेते हैं, जिसको फुल राइट है। तो ये इसी तरह जैसे आपने कश्मीरी पंडित्स की बात की, तो कश्मीरी पंडित अगर ये कहेंगे कि हमारे लिए भी प्रावधान रखा जाए 2 सीटों का, 3 सीटों का, हम तो पहले बात करके आए हैं ना, तभी तो हमने पहले शुरू में आपको उसी से कहा कि वो एथनिक ग्रुप चाहे वो कश्मीरी पंडित हो। जब मैं पहाड़ी स्पीकिंग की बात करता हूँ तो पहाड़ी स्पीकिंग में तो मुस्लिम भी है, ज़्यादा मुस्लिम होंगे, हिंदू भी होंगे, लेकिन हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रिलीजियस के बेस के ऊपर कहाँ करती? हमने अगर वो करना होता तो शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन क्यों देते भाई, क्यों रिजर्वेशन देते उनको? शेड्यूल ट्राइब जो है, अगर आप देखेंगे तो 97-98% शेड्यूल ट्राइब जो है वो मुस्लिम समुदाय से है। गद्दी जो है उनकी संख्या जो है बड़ी कम है जो हिंदू समुदाय से हो सकते हैं। तो जिसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको जो राइट मिलना चाहिए, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो जम्मू से है, वो कश्मीर से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी इसी तरह पनपती है, डेमोक्रेसी इसी तरह आगे चलती है। मुझे सेठ साहब आपकी बात समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप संविधान के जानकार हैं। 90 सीट के ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन जाएगा नहीं, और जितनी भी डिलिमिटेशन कमीशन ने आज तक इतिहास में सिफारिशात की हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं, वो अपनी रिकमेंडेशन सीमित रखते हैं 90 सीटों तक, और उसके अलावा अगर वो कोई कमेंट देते हैं वो रिपोर्ट का पार्ट नहीं होता। वो रिपोर्ट के साथ आप अपेंड करके कुछ भी दे सकते हैं केंद्र सरकार को, जी ये तो रिपोर्ट है, ये 90 सीटों का हम बता रहे हैं, इस तरीके से आप परिसीमन करिए, लेकिन उसके साथ हमको लगता है कि ये भी आप इस पर भी सोच विचार कर सकते हैं, वो हो सकता है। तो रिपोर्ट का पार्ट तो आप इसको बना नहीं सकते। तो आपसे समझना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते जब आप कहते हैं कि 8 सीटें आप पीओजे के लोगों के लिए रिजर्व करें, उनके लिए क्या उनको वहाँ डी रिजर्व करके जो है इन लोगों के लिए रख दें, आप इसका मतलब आशाएं और उम्मीदें पीओजेके के लोगों के बीच में जो है उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले कल में मान लीजिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो ये कितना बड़ा झटका अलग अलग समुदायों के लिए, पहले जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए हुआ, बाकी लोगों के लिए हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पता चलता है भाई ये तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, ये तो बहुत शोर मचा था। आपके 2-3 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ, मुझे एक एक करके सुन लेता हूँ। एक बात तो आपने ये कही कि इससे पीओजेके के समुदाय में एक
आशा की किरण होगी, कल अगर वो नहीं हो पाया तो क्या होगा। राजनीतिक दल इस तरह नहीं सोचते हैं। राजनीतिक दलों में आपकी एक राजनीतिक सोच होती है जिसको आप परस्यू करते हैं, उसका टाइम पीरियड फिक्स करना जो है वो हमारा काम नहीं है। ठीक। जब हमने 370 की लड़ाई शुरू की थी तो क्या किसी ने बात की थी कि 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 15 साल में होगा? हम तो लड़ रहे थे ना। 3 जनरेशन तो खत्म हो गई, 3 जनरेशन जो है वो मर भी गई। उनको जब उनकी डेथ भी हुई तब भी उनको लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये बाद में सपना पूरा हुआ, आज पूरा हुआ। तो राजनीतिक जीवन में आप ये आउटर टाइम लिमिट जो है वो फिक्स नहीं कर सकते हो। हमने समाज की बात की, अगर आप पीओजे के समाज में जाके पूछोगे तो मुझे नहीं लगता है कि पीओजे के समाज में से कोई भी आदमी जो है इसके अलावा कोई बात करेगा कि हमारे को भी लेजिस्लेटर में बैठने का राइट है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर शिफ्ट होकर यहाँ पे आई है तो लेजिस्लेटर में बैठने का हमारे को राइट है। अगर आप पीछे की असेंबलीज की नॉमनक्लेचर को देखें तो कितने पीओजे के जो डिस्प्लेस पर्सन है वो आपकी असेंबली में बैठे हैं, 1 या 2 होंगे गिनने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। इसलिए क्योंकि उनका स्प्रेड ऐसे है कि वो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फैले हुए हैं, इसलिए उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फिल्टर होकर चुन के आने में दिक्कत है। दैट इज़ द रीज़न वी वांटेड टू एड्रेस इट। दूसरा, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या जो हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है एंड व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। आपने 75% बात वो समझ ली जो मैं कह रहा हूँ। 25% पे जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपने जब ये समझ लिया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 90 सीटों के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक, और जब आपने ये भी समझ लिया कि उन 90 सीटों के अलावा भी डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कह सकती है, वो रिकमेंडेशन होगी, वो ओपिनियन होगी, वो रिपोर्ट होगी, वो सजेशन होगी, वो नेचर कुछ भी होगा, आप उस वर्ड को कहीं पे भी इस्तेमाल करो, वो उन 90 के अलावा भी बात कर सकती है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होगा लेकिन वो रिपोर्ट के बाहर का हिस्सा होगा, उसमें मेरी राय जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। पीओ जो डिलिमिटेशन कमीशन है जो दस्तावेज देती है वो टोटल रिपोर्ट होती है, ठीक, उसमें 90 सीटों के बारे में भी वो बात कर सकती है और 90 सीटों के आगे चल के भी बात कर सकती है। वो करे न करे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज उनको हेड कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वहाँ पे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वहाँ पे बैठे हुए। वो कैसे सोचते हैं ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर डिलिमिटेशन कमीशन को ये लगता है कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बनाने के लिए असेंबली का इस तरह के प्रावधान की ज़रूरत है तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट के हिस्से में, इस रिपोर्ट के हिस्से में 90 सीटों के अलावा ये बात कर सकती है कि हमारे हिसाब से 90 सीटों का परिसीमन तो ये है। लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो लोगों से बात करने के बाद ये बात एक सामने आई कि पीओजेके के रेफ्यूजी जो है एक एंटिटी है, वो एथनिक ग्रुप है, वो रिलीजियस ग्रुप है, वो कल्चरल एंटिटी है, वो अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक ग्रुप है जिसको कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी चाहिए। अगर हम वर्ड सिनेरियो के ऊपर, वर्ड कम्युनिटी में ये बताना चाहते हैं कि पीओजेके हमारा हिस्सा है तो उसमें एक बड़ी चीज़ जो है सामने आ जाएगी कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जम्मू कश्मीर उस जम्मू कश्मीर की खाली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है जो आज़ाद है, जो फ्री है, जो हिंदुस्तान के साथ है, बल्कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली उनको भी एड्रेस करती है जो एरियाज पाकिस्तान के पास है। एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर पूरी असेंबली का बनाने के लिए, पूरी जम्मू कश्मीर का बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा। और इस कदम उठाने के बाद जो पीओजेके के जो डिस्प्लेस पर्संस के नॉमिनी आके आपकी असेंबली में बैठेंगे, जब वो बात करेंगे पीओजेके के बारे में, जब आपका एमएलए बात करता है मीरपुर के बारे में, जब आपका एमएलए खड़ा होकर बात करेगा पलंदरी के बारे में, आपका एमएलए खड़ा होकर बात करेगा मुजफ्फराबाद के बारे में आपकी असेंबली में, तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या वाइस जाएगी कि ये पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है इसके बारे में डिस्कशन इस असेंबली में हो रही है। जो चीज़ शायद हमारे नेता जो है पिछले 70 साल से समझ नहीं पाए, जब हमने असेंबली को महदूद करके रख दिया उस जम्मू कश्मीर के लिए जो यहाँ है, जो हिंदुस्तान में है, तो फिर आपने एक लेजिस्लेटिवली, मैं पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, लेजिस्लेटिवली आपने एक बैरियर बना दिया कि आप उन हिस्सों के बारे में फैसला नहीं करते हो।
जो पीओजे के पास हिस्से हैं, आपने उनको अपने फैसलों से बाहर रख दिया। वो फैसला सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं होगा भाई, वो पॉलिटिकल इश्यूज भी तो है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ सड़कें बनाना, पुल बनाना, दफ्तर और बाकी चीज़ें बनाना नहीं है, वो पॉलिटिकल डिसीजंस भी हैं। अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पीओजे के का नॉमिनेटेड या इलेक्टेड एमएलए बात करता है पीओजे के बारे में, तो उसकी वर्ड कम्युनिटी में उसकी आवाज़ गूंजेगी। ये एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। मुझे लगता है कि इसमें हमको, अगर हम अपने आप को हिंदू मुसलमान और जम्मू कश्मीर और किसने गवर्नमेंट बनानी है और किसने नहीं बनानी है, इससे उठ के देखें तो गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो जी, उसमें अगर ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आता है, मुझे लगता है कि उस गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस वर्ड कम्युनिटी में ज़्यादा होगी। दो, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे आपने शुरू में कहा कि हमको ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें है कि जम्मू के प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफ़ी मजबूत है। डीडीसी इलेक्शन में भी काफ़ी साफ हो गया, और जम्मू के कुछ एरिया, कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं 2011 का जो सेंसस हुआ था वो फर्ज था, सही सेंसस नहीं था। उसकी बुनियाद पर आप जो है परिसीमन करने जा रहे हैं। डिमांड ये थी कि 2021 का सेंसस की जब रिपोर्ट आए उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी ये कह रही है कि 2011 का सेंसस बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई फर्जिंग नहीं हुई है, उसी के आधार पर परिसीमन हो रहा है, हम संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए कि 1981 के बाद सेंसस हुआ था 2001 में। हाँ, 1981 और 2001 के बीच में बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की। 5 लाख या शायद उससे भी ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट होके कश्मीर से बाहर निकले। ज़्यादातर जम्मू के हिस्सों में आ गए, कुछ बाहर भी चले गए। तो जो 2001 का सेंसस होता है उसमें जम्मू में मार्जिनल इंक्रीज है, जम्मू और उधमपुर में मार्जिनल इंक्रीज है पॉपुलेशन का, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पे हुई है। लेकिन उस टाइम पे जबकि कश्मीर, अनंतनाग और बाकी हिस्सों में पॉपुलेशन को कम होना चाहिए या उनका इंक्रीज जो है वो मार्जिनली कम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो माइग्रेशन होके काफ़ी आई। लेकिन 2001 के सेंसस में आप देखेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। कश्मीर में, अनंतनाग में और बाकी इलाकों में यहाँ पे अगर पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है वो 30% या 25% होगा, तो कश्मीर के कुछ हिस्सों में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जो है 90% था। वो आर्टिफिशियली फज की हुई रिपोर्ट थी 2001 का सेंसस। और उसी के बाद जो है 2011 का सेंसस जो है वो भी उसी तरह से उसी रिपोर्ट के पिछले सेंसस के बेस के ऊपर होता है, तो उसमें फजिंग है। मैं उसमें आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जब आधार के साथ सबको जोड़ा गया, आधार कार्ड के साथ, तो यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड कि कश्मीर की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आधार के साथ नहीं जुड़ा। अब ये कौन से लोग हैं जो आधार के साथ नहीं जुड़े? क्योंकि आज तो जितने बेनिफिट्स लेने हैं स्कीम्स के भी, आपको अगर बैंक में भी खाता खोलना है, आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कहीं पे भी तो आधार लगेगा ना। अब ये कौन सी पॉपुलेशन है जो आधार के साथ अपने आप को नहीं जोड़ती? ये लाखों में है। ये वो लोग हैं जो कि पेपर्स पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, ग्राउंड पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड पॉपुलेशन है। लगभग कितनी आबादी है ये? कितनी? मैं स्टैटिस्टिक के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आंकड़ा जो है वो गवर्नमेंट के पास है। वी डोंट वांट टू स्टार्ट ए डिबेट ऑन दैट। अब ये भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन जब डिलिमिटेशन कमीशन से मिलती है, हमने उनको कहा कि हम इस चीज़ को, रियलिटी को समझते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें ही लिखा है कि 2011 के सेंसस का आधार बना के आपको डिलिमिटेशन करनी है। शायद उसमें वही जवाब आपकी बात का मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर हम 2011 के सेंसस को बेस नहीं बनाएं तो फिर हमारे को 2021 के सेंसस को बेस बनाना पड़ेगा। 2021 के सेंसस की रिपोर्ट फाइनल आते आते 2023 हो जाएगा। फिर हमारे को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है कम से कम 2023 के बाद, मतलब मे बी 2024 में तक लेके जाने हैं। जम्मू कश्मीर की जियोपॉलिटिकल पोजीशन आज के दिन में ऐसी है कि यहाँ पे तकरीबन 3 साल से इलेक्टेड गवर्नमेंट अब नहीं है, और इसको 3 या 4 साल के लिए और डेफर करना जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। हम उसमें प्रेशर्स और पुल्स एंड प्रेशर्स जो है वो सभी साइड से होते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर्स फ्रॉम विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री भी होता है। तो जितनी जल्दी हो सके एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर बने, मुझे लगता है कि लोगों के हक में भी है, और ये हमारी पॉलिटिकल
पोजीशन और इमेज के हक में भी है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में आप आम आदमी के पास जाके देखें शिकायत क्या है, तो उनको यह है कि सिस्टम में हमारी से नहीं है। अगर कोई काम कहीं करना है तो किसके पास जाएं काम करने के लिए? ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चाहे जितना मर्जी उनको आप उनको कस लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ब्यूरोक्रेट कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होता लोगों के लिए। तो इसलिए 3 साल तक इलेक्शंस को रोकना जो है उसकी मुझे लगता नहीं कि कोई जस्टिफिकेशन हो सकती थी, ना ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था। चलते हुए उसके कि 2011 के सेंसस को बेस बनाए बगैर और कोई ऑप्शन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जब गई डिलिमिटेशन कमीशन में तो हमने उनको 2 बातें की। हमने कहा 2011 का सेंसस बेस है, लेकिन 2011 के सेंसस को बेस बनाते हुए भी आप कितना नंबर ऑफ पीपल है उसको आधार के साथ लिंक करिए। मतलब 2011 का सेंसस तो रहे लेकिन आधार लिंक्ड हो जाए, जो आधार के साथ जुड़े हैं लोग वो एक्चुअली काउंट हो। सपोज आपका 2011 का सेंसस कहता है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में टोटल लोग जो है वो 7 लाख हैं, लेकिन आधार के साथ जो जुड़े हैं वो टोटल 4 लाख ही जुड़े हैं, 3 लाख जुड़े नहीं। मैं आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट कोटिंग फिगर। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ये अपील थी डिलिमिटेशन कमीशन को कि आप आधार के साथ जितने लिंक्ड हैं उनको कंसिडरेशन में ले लो, जो आधार के साथ लिंक्ड नहीं है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो कहीं है नहीं। तो इसलिए अगर आधार लिंक्ड ये सिस्टम एक बनता है तो वो सेंसस 2011 का चाहे हो, लेकिन उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट्स जो है वो एक्चुअल आ जाएगी, वो एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली जो है ये सोल्यूशन है इस चीज़ की, जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड पॉपुलेशन है उसको ठीक करने के लिए। दूसरा ये है कि सेंसस ऑपरेशन जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए नहीं होते। हाँ, उसमें सिर्फ डिलिमिटेशन करने का इशू नहीं होता। जब सेंसस ऑपरेशन होते हैं, मर्दमशुमारी होती है या जनसंख्या का होता है हिसाब, तो उसका बेसिक पर्पस होता है कि जनसंख्या के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आपको सड़कें बनानी हैं, डेवलपमेंट के काम करने हैं, कौन सी स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कितने फंड्स आएंगे, ये सब कुछ उसी की बेस के ऊपर होता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। कश्मीर में काफ़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा वो है जो कि सेंसस की काउंटिंग में आ जाते हैं क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोटिंग का राइट नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल्स हो सकते हैं, तो वोट देने का उनको हक नहीं है, लेकिन वो फिजिकली वहाँ पे हैं, इसलिए सेंसस में उनको भी काउंट करना है फैसिलिटीज़ देने के लिए। तो हमारा ये कहना था कि जो नॉन वोटिंग पॉपुलेशन है, जम्मू में भी होगी और कश्मीर में भी होगी, नॉन वोटिंग पॉपुलेशन, क्योंकि उन्होंने वोट डालने का राइट नहीं है, गवर्नमेंट चुनने का राइट जो है वो वोटर को है जिसने वोट डालना है। तो सेंसस ऑपरेशन में आप उनको इंक्लूड कर दीजिए, जो स्कीम आएंगी गवर्नमेंट की वो उनको बेनिफिट दे दें, लेकिन जब आप डिलिमिट करते हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो उसमें जो नॉन वोटिंग राइट वाले बंदे हैं उनको एक्सक्लूड कीजिए, या एक मैकेनिज्म ऐसा बना लीजिए कि उनसे जो है वो कोई लूप साइडेड जो है वो पिक्चर नहीं आए पॉपुलेशन की। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें की हैं डिलिमिटेशन कमीशन में, अगर उनके ऊपर बात बन जाती है तो 2011 का सेंसस 2021 के सेंसस के बराबर ही हो जाएगा, उससे बेहतर ही हो जाएगा, अगर हमारी बात जो है ये डिलिमिटेशन कमीशन मान लेती है, हमारी बात को गौर से सुना है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सरसरी तौर के ऊपर बात सुन के किसी ने। भारतीय जनता पार्टी, आई कैन से यू विद श्योरिटी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन कमीशन को दी है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि पॉलिटिकली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली, मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली पॉसिबल नहीं हो। वी हैव गिवन देम ऑल दोज इश्यूज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अचीव किए जा सकते हैं। वी आर नॉट मेकिंग स्लोगन्स टू द पीपल। हम लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, जिन लोगों को राइट नहीं मिला उनको राइट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की शक्ल क्या बनेगी आने वाला वक्त बताएगा, उसमें वोटर्स का राइट है। वी कैन नॉट से बिफोर हैंड कि वोटर्स अपने राइट कैसे एक्सरसाइज करेंगे, दैट विल बी इनजस्टिस टू द वोटर्स। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखनी होगी, जो पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हो, कोविड के टाइम पे भी जो ग्राउंड पे काम हो रहा है, वी आर वेरी होपफुल that भारतीय जनता पार्टी will be in a position to form the government on its own। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने तफसीलन इनसे सुन लिया कि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने
क्या कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी ने रखी, और ये बात भी आपने साफ तौर पर सुनी कि 90 सीटें जो हैं उनको डीलिमिट करने का काम डीलिमिटेशन कमीशन का ज़रूर है, लेकिन 90 सीटों के अलावा जो 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, पाकिस्तान के कब्ज़े में जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए जो फ्रीज़ की गई हैं 24 सीटें, उन 24 सीटों में से 8 से 12 सीटों को लेकर डीलिमिटेशन कमीशन से भारतीय जनता पार्टी ने गुजारिश की है कि आप सिफारिश करें मरकज़ी सरकार को कि आप इन 12 सीटों को डीफ्रीज़ करें, और इन 12 सीटों को आप मान लीजिए आप चुनाव नहीं करा सकते, या आपको लगता है कि वोटर इतना नंबर नहीं है वोटर्स का कि आप इन सीटों के लिए चुनाव करा सकें, या 2-4 का करा सकते हैं बाकी 8 का नहीं करा सकते हैं, तो आप इन सीटों के लिए रिप्रेजेंटेशन बाय वे एक और रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो ये है कि आप इन सीटों को रिजर्व कर सकते हैं कि जी 8 सीटें हैं, अनकंटेस्टेड होंगी, इसमें कोई कंटेस्ट नहीं होगा, और इसमें अधिकार होगा केंद्र सरकार को, या इसमें अधिकार होगा जम्मू कश्मीर की सरकार को कि वो इनमें से 8 नुमाइंदों को चुनकर असेंबली का हिस्सा बनाएं। आपको ये भी बताएं कि डिलिमिटेशन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अगर उसे ये लगता है कि महिलाओं को, औरतों को ठीक तरीके से इस असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, तो सरकार 2 लोगों के नाम रिकमेंड कर सकती है कि आप 2 लोगों को इस असेंबली का हिस्सा बनाएं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि आप 8 से 12 लोगों को, जो भी आप तरीक़ेकार चुनते हैं, आप तरीक़ेकार चुनते ये चुनते हैं कि आप जी ठीक है इंतखाबात कराइए, इलेक्शन कराइए, चुनाव कराइए, चुनाव जीत कर लोग आएंगे। अगर चुनाव की संभावना नहीं होती तो आप इन्हें इसी तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं कि जी इनको रिकमेंड करिए, 4 लोग 6 लोग इसी समुदाय से। और पंडित कम्युनिटी को लेकर भी इन्होंने बात कही है कि कश्मीरी पंडितों को भी इसी तरीके से उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी जम्मू कश्मीर के आने वाले वक्त में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है उसमें उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर में एक सवाल रह गया, आपके लिए ज़रूर पूछूंगा। मुझे सेठ साहब ये बताइएगा कि आपने स्टेटहुड को लेकर कोई बात कही कि चुनावों से पहले होनी चाहिए या चुनावों के बाद होनी चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ मेरे से भी रह गई, जैसे आपसे रह गई, कि डिलिमिटेशन कमीशन में हमने एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए भी जो है वो बात की थी कि एससी और एसटी कम्युनिटी में भी उनकी सीट्स जो है उसकी रोटेशन जो है वो एक साइंटिफिक ढंग से हो, ताकि उनको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव राइट्स मिल सके। स्टेट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इज़ ऑफ द व्यू इलेक्शन से पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं। हमें लगता है कि इलेक्शंस जो है वो स्टेट बनने का इंतज़ार नहीं कर सकते। इलेक्शंस तो यूनियन टेरिटरी में ही होने चाहिए, और यूनियन टेरिटरी में जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके बाद जो है स्टेट बनाने के आयाम जो है वो फिक्स किए जा सकते हैं, मोडालिटीज़ जो है वो फिक्स की जा सकती है। आई कैन से टू माई परसेप्शन दैट वी आर गोइंग टू हैव the first chief minister of Jammu and Kashmir Union Territory after these elections. That chief minister will become chief minister of Jammu and Kashmir state also. That is another thing. But what I'm looking as a political analyst right now is that Jammu and Kashmir Union Territory will be having first chief minister. And to my understanding, the first chief minister of Jammu and Kashmir Union Territory is going to be non-Kashmiri speaking. बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तमाम बातें तफसील से स्ट्रेट लाइन के ऊपर सुन ली।